हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखिए। ये बहुत ही संकट की घड़ी है। हर किसी के परिवार में कुछ न कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है, कुछ खराब समाचार ऐसे सुनाई दे रहे हैं। तो आप लोग अपना बचाव करिए। और एक बहुत ज़रूरी बात कि मास्क तो लगाना ही है, हाथ तो धोना ही है। इसके अलावा आप लोग अपने घर की साफ-सफाई भी अच्छे से रखिए, क्योंकि एक ब्लैक फंगस नाम से भी एक उसका एक साथी मिल रहा है कोरोना का, तो वो भी बहुत नुकसान का है। और दूसरी बात, आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। एक्सरसाइज़ करिए, आयुर्वेद का सहारा लीजिए, कोरोनिल खाइए बाबा रामदेव वाली, और गिलोय खाइए, आंवला खाइए। तो इससे क्या होगा ना, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो बाय चांस कभी ऐसा हुआ कि आपको कोरोना का सामना करना पड़ गया, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो गया, तो आपके पास एटलीस्ट इतनी इम्यूनिटी रहेगी, आपका शरीर इतना मजबूत रहेगा कि आप उसका अच्छे से सामना कर पाएँगे, आप कोरोना को हरा पाएँगे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा ये अपने ज़रूरी बात मैं आप सबको अपने दिल की बात शेयर कर दूँ। तो और हाँ, आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग वेजिटेरियन डाइट खाइए। अब ये मत कहिएगा कि नॉन वेजिटेरियन खाने से कोरोना नहीं होता, नहीं होता है, मतलब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से। पर वेजिटेरियन खाना जो होता है ना, वो जल्दी पचता है, और नॉन वेजिटेरियन खाना उसको पचाने में हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है ना कि हमारा जो शरीर है वो पूरे टाइम खाना पचाने में उसकी एनर्जी चली जाती है, वो शरीर को मजबूत कम कर पाता है। तो जैसे शेर ही आप देखिए, वो नॉन-वेज खाता है, पर वो रोज़-रोज़ नहीं खाता, फिर वो उसको 2-4 दिन खाना ही नहीं मिलता, तब जाके उसका शरीर वो उसको अच्छे से पचा पाता है। तो हम लोग की बॉडी तो और शेर से भी कमज़ोर ही है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि अपने डाइट में नॉन-वेज से ज़्यादा दूरी बना कर रखिए। महीने में 1 या 2 बार चलता है, कोशिश करिए कि इस समय वो भी मत खाइए। और जितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी। तो इम्यूनिटी और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, और आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 का सिविक्स का एनसीईआरटी यूनिट नंबर 4। हमने 7 यूनिट तक 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए थे। हमने 5th में पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, 6th 7th में पढ़ा था हमने, 6th में पढ़ा था हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, 7 में पढ़ा था हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग 8 में पढ़ेंगे रूरल लाइवलीहुड्स, मतलब गांव में आजीविका लोग अपनी कैसे चलाते हैं, कैसे उनकी रोजी रोटी चलती है। पहले हम लोगों ने उनमें गांव में और शहर में प्रशासन के बारे में देखा कि गांव में अलग प्रशासन चलता है, शहरों में अलग तरह का प्रशासन चलता है। गांव में छोटा प्रशासन होता है, मेनली सरपंच, पंच, पटवारी, और ये पुलिस, हॉस्पिटल, राशन की दुकान, छोटी-छोटी डिस्पेंसरीज़, इनका रोल होता है। लेकिन जो बड़े शहर होते हैं, उनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ज़िला परिषद, कलेक्टर, और ऐसे ही बड़े-बड़े जो हैं, बड़ी-बड़ी पुलिस, बड़े हॉस्पिटल्स, तो इन सब का ज़्यादा रोल होता है। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं, रोड सुधारना होता है, गार्डन कहाँ लगेंगे, पार्षद, इनका रोल आपने देखा। अब हम देखेंगे कि गाँव में लोग आजीविका कैसे चलाते हैं अपनी। लिवलीहुड मतलब आजीविका या रोजी-रोटी। In the first chapter, we look at many kind of diversities in our life. We also experienced how living in different region has an effect on the people on the work people do. The kinds of plants, trees, crops, or things that become important to them. In this chapter, we will look at the different ways in which people earn their living in villages. And here too, as in the first two chapters, we will examine whether people have equal opportunities to earn a living. We will look at the similarities in their life situation and the problem they face. पहले चैप्टर में हमने ये देखा कि हमारे जीवन में कितनी विभिन्नताएं हैं। अलग अलग रीजन के लोग होने से, अलग अलग क्षेत्र के लोग होने से उनके कार्य में फर्क पड़ जाता है।
जैसे लेह लद्दाख के लोग अलग काम करते हैं, राजस्थान में लोग अलग काम करते हैं, केरल में लोग अलग काम करते हैं। इसी तरह से वहाँ की जो वनस्पति हैं, वहाँ की जो खेती है, वहाँ के पेड़ पौधों में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि लोग गाँव में कैसे अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते हैं, कैसे काम धंधा करते हैं, कैसे वो अपना खाना पीना करते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा था पहले 2 चैप्टर में, जैसे कि हमने देखा था कि क्या हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है? क्या एक जैसा अवसर होता है कि हम अपना जीवन चला सकें? हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जीवन की जो सिचुएशन है उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है और हमें क्या-क्या अपने जीवन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी पीपल डूइंग इन द अबव पिक्चर। अब ऊपर की पिक्चर में आप लोग देखिए और बताइए कि लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट आर रिलेटेड टू फार्मिंग एंड दोज आर नॉट। तो देखिए ऊपर कौन-कौन सा लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी काम कर रहे हैं, एक ठेले वाला है, एक ये मछली वाले हैं, ये कुछ लोहार का काम कर रहे हैं, ये इधर भी खेती चल रही है, इधर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, फल वल वगैरह बिन रहे हैं, यहाँ भी खेतों में अपने सबसे लास्ट में वो दवाई दे रहा है, इधर ये साइकिल सुधारने वाले हैं, तो ऊपर पान की दुकान है। और देखिए खेती से रिलेटेड कौन सा काम है, खेती से रिलेटेड है कि ये 2 काम दिख रहे हैं खेती से रिलेटेड राइट साइड में। तो ऐसे ही आप भी अपने नोटबुक में ऐसी कुछ पिक्चर्स बनाइए जो आप देखते होंगे कि गांव में ऐसे काम हुआ करते हैं अक्सर। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एक गांव की जिसका नाम है कालपट्टू, जो कि तमिलनाडु में है, समुद्र के किनारे। यहाँ पे लोग बहुत सारे काम करते हैं दूसरे गांव के जैसे। यहाँ पे भी बिना खेती वाले काम भी होते हैं, जैसे कि बास्केट बनाना, बर्तन बनाना, मटके बनाना, ईंटें बनाना, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी वगैरह बनाना। और कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मोची का काम करते हैं, नर्स का काम करते हैं, टीचर हैं, धोबी हैं, बुनकर हैं, वेवर्स हैं, उनको बुनकर कहते हैं, नाई हैं, साइकिल रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो खेती के अलावा भी दूसरे काम करते हैं। और साथ ही साथ दुकान वाले भी हैं, व्यापारी भी हैं। In the main street, which looks like a bazaar, you will find a variety of small shops such as tea shop, grocery shop, barber shop, cloth shop, tailor shop, and 2 fertilizers and seed shop. अगर आप इस गांव की मेन स्ट्रीट में जाएंगे, मेन सड़क में जाएंगे, तो आपको ये बाजार जैसा कुछ दिखेगा, जहां आपको छोटी बड़ी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय की दुकानें, किराना की दुकानें, नाव की दुकान, कपड़े की दुकान, टेलर की, और ये फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद की दुकान और बीज की दुकान। यहाँ पे 4 क्या हैं, 4 चाय की दुकानें हैं जो कि टिफिन भी बेचती हैं, जैसे इडली, डोसा, उपमा सुबह बेचती हैं, और शाम को क्या बेचती हैं, स्नैक्स जैसे वड़ाई, बूंदा, मैसूर पाक, ये सब शाम को स्नैक्स के रूप में बेचता है यहाँ पे। Near the tea shop in a corner lives a blacksmith family whose home serves as the workshop. Next to their home is a cycle hire and repair shop. Two families earn a living by washing cloth. There are some people who go to the nearby town to work as construction worker and lorry drivers. साथ ही में इसके बगल में क्या है, एक टी शॉप मतलब चाय की दुकान के बगल में एक ब्लैक स्मिथ की दुकान है, मतलब एक मोची की दुकान है, जिनका घर ही उनका वर्कशॉप है। उसके बगल में साइकिल को बनाने की दुकान है, रिपेयर की शॉप है। उसके पास धोबी की दुकान है। फिर वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क का काम करते हैं और लॉरी ड्राइवर का काम भी करते हैं। और जो ये गांव है कलपट्टू गांव, ये चारों ओर से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे जो सिंचाई वाली भूमि है, यहाँ पे मेनली पैडी उगाया जाता है, मतलब चावल उगाया जाता है, धान। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, और ज़्यादातर लोग किसानी ही करते हैं, खेती ही करते हैं। और कुछ यहाँ पे कोकोनट के भी बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, कॉटन के, शुगर केन के, प्लांटेन के, ये सब भी यहाँ उगाया जाता है।
और यहाँ पे साथ-साथ क्या है, मैंगो के भी खेत हैं, मैंगो के भी बगीचे हैं, आम के बगीचे भी हैं। Let us now meet some people who work in the field in Kalapattu and see what we can learn about farming from them. चलिए अब हम लोग कुछ कलपट्टू के गांव के लोगों से मिलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग इनसे खेती के बारे में क्या-क्या सीख सकते हैं। थुलसाई, all of us here work on Ramalingam land. He has 20 acres of paddy field in Kalapattu. Even before I was married, I used to work on paddy field in my parental village. I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening and Karathu Amma, Ramalingam wife, supervises. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किससे मिल रहे हैं? थुलासी से। तो वो बताती है कि हम सब यहाँ पे किसमें, रामलिंगम के खेत में काम करते हैं। इसके पास करीब 20 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पे ये धान उगाता है। जब मैं शादी के पहले अपने मायके में भी थी तो वहाँ पर भी मैं धान के खेतों में काम किया करती थी। मैं सुबह 8:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक काम करती हूँ और करूथम्मा जो रामलिंगम की पत्नी है, ये हमारी देख-रेख करती है, हमारे ऊपर नज़र रखती है कि हम सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। This is one of the few line in the year that I found regular work. Now I am transplanting the paddy. When the plant have grown a bit, Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting. तो यहाँ पे आके कम से कम ऐसा है कि मुझे रेगुलर काम मिल जाता है। अभी मैं पैडी को लगा रही हूँ, धान लगा रही हूँ। जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब रामलिंगम हमें फिर से बुलाएगा और वो हमें ये इनको उखाड़ने के लिए बोलेगा और फिर उसके बाद हमें ये तीसरी बार कब बुलाएगा, जब हमें ये खेत की कटाई करनी होगी। When I was young, I could do this work with no difficulty. But now as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. देखो, जब मैं क्या थी, कम उम्र की थी, मैं जवान थी, तो मुझे ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब जैसे-जैसे मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो मुझे लगातार झुके रहने में, क्योंकि धान की खेती में लगातार झुके रहना पड़ता है, तो मुझे झुके रहने में बड़े तकलीफ होती है और मेरा पैर में पानी में पैर हरदम रहता है, तो उससे मुझे बड़ा इससे तकलीफ होती है। रामलिंगम हर दिन का 40 रुपए देता है, तो ये बहुत ही कम है। जो हमारा पैतृक गाँव है, उसके अपेक्षा यहाँ पे बड़ा कम पैसा मिलता है। लेकिन मैं यहाँ आई क्योंकि मैं उस पे डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि वो हरदम हमें कुछ न कुछ काम देता है। और बाकियों की जैसे वो दूसरे गाँव से और सस्ते में मज़दूर लाने की कोशिश नहीं करता। वो हमें ही हमेशा काम देता है। तो वो क्या काम करता है, हमें एक रेगुलर हमें काम देता है, तो कम से कम हमारा रेगुलर घर का खर्चा पानी चल जाता है। मेरे जो हस्बैंड हैं, रमन इज़ ऑल्सो अ लेबरर। वो भी मज़दूर ही हैं। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। इस टाइम में वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड वग़ैरह वो छिड़कते हैं, दवाइयाँ छिड़कते हैं खेतों में, कीड़े ना लगने वाली। जब कोई काम नहीं होता खेतों में, तब वो बाहर जाके कुछ काम ढूँढते हैं, जैसे कि रिवर से, नदियों से बालू लादने का काम करते हैं या फिर स्टोन लदवाने का, पत्थर लदवाने का काम करते हैं। ये दिस इज़ सेंट बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाय टाउन टू मेक हाउसेस। फिर ये जो पत्थर लादे जाते हैं, फिर ये आस-पड़ोस के शहरों में फिर ये क्या करते हैं, घर बनाने के काम में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन लैंड, आई डू ऑल द टास्क एट होम। तो ये खेतों में काम करने के अलावा मैं घर के भी सारे काम करती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ, अपनी फैमिली के लिए साफ सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। मैं दूसरे औरतों के साथ जाती हूँ जंगल में और लकड़ी इकट्ठा करती हूँ जलाने के लिए। फिर 1 किलोमीटर दूर में हमारे घर के पास बोरवेल है, जहाँ से मुझे पानी लाना पड़ता है। और फिर मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे साथ जो ग्रोसरीज़ वग़ैरह हैं, किराने वग़ैरह का सामान है, वो घर के लिए लाने में मदद करते हैं। हमारी जो स्कूल गोइंग डॉटर है, लड़की है, 2 लड़कियाँ हैं हमारी, ये हमारी खुशी हैं। पिछले साल वो बीमार पड़ गई उनमें से एक और हमें उसे शहर के अस्पताल लेके जाना पड़ा। हमें उसके लिए अपनी गाय बेचनी पड़ी, क्योंकि हमें रामलिंगम से उसको इलाज के लिए हमने उससे पैसे लिए थे, तो उसको पैसे चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। अब आपने देखा कि थुलासी की स्टोरी देखी आपने।
तो वो एक बहुत ही गरीब किसान है। और इसी के जैसे गरीब किसानों के जो परिवार होते हैं गाँव में, वो ज़्यादातर अपना टाइम किसमें बिता देते हैं, या तो फिर वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने में बिता देते हैं, पानी लाने में, और अपने जो उनके जो जानवर हैं, जो गाय, भैंस, बकरी वगैरह, उनको चराने में बिता देते हैं। तो क्या होता है कि इन सब कामों से उन्हें भले पैसा नहीं मिलता, लेकिन उनका घर इसी तरह चल पाता है, क्योंकि वो इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाकी सुविधाएं शहर की तरह या फिर पैसे वालों की तरह वो पा सकें। तो nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country। तो हमारे देश में करीब दो 2/5 जो रूरल फैमिली हैं गांव में, 2/5 रूरल फैमिलीज जो हैं, वो क्या है, सिर्फ वो खेती में मजदूरी बस करते हैं। उनके पास खुद की जमीन नहीं होती, वो खेतों में बस काम बस करते हैं, मजदूर बस होते हैं। कुछ हैं जिनके पास छोटे मोटे प्लॉट हैं जिनके पास, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। ये थुलासी के जैसे ही लैंडलेस है, मतलब भूमिहीन है। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्सेस पीपल इन मैनी रूरल एरियाज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ वर्क। कभी कभी क्या होता है कि पूरे साल भर इन्हें काम नहीं मिल पाता इन मजदूरों को, तो फिर ये दूर दूर इनको ट्रैवल करना पड़ता है, दूर दूर यात्राएं करनी पड़ती है वो काम की तलाश में। और फिर लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय ही जाते हैं, पर्टिकुलर सीजन में जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ इस सीजन में हमको यहाँ काम मिलेगा, तो फिर वो जाते हैं और फिर वो फिर से अपने घर वापस आ जाते हैं। अब हम लोग सेकर के बारे में बात करेंगे। सेकर, we have to carry his paddy to our house. My family has just finished harvesting our field. We don't own much land, only 2 acre। अब सेकर के है वो बता रहा है कि हमको अब ये जो धान है अब अपने घर में लानी होगी। हमने अभी अभी जो कटाई का काम कंप्लीट कर लिया। हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, केवल 2 एकड़ की है, तो वहीं पे हमने धान उगाया था। अब उसकी कटाई हो चुकी है, अब हम धान को लेकर घर आएंगे। ये सारा काम हमने खुद ही किया, हमने मजदूरों की मदद नहीं ली है। और स्पेशली कटाई के समय कभी कभी मैं छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ, और फिर जब उनको मदद की ज़रूरत होती है तब मैं उनकी मदद कर देता हूँ। जो यहाँ का गांव का व्यापारी है, ये मुझे बीज और खाद दे देता है लोन में। फिर जब मुझे उसका लोन पटाना होता है तो मैं जो अपना अनाज है, थोड़ा सा धान है, उसको बेच देता हूँ उसे थोड़ा कम दाम पे। जैसे अगर मार्केट में मैं जितना बेच रहा हूँ उससे कम दाम में मैं उसी को व्यापारी को ही बेच देता हूँ। He has sent his agent to remind farmers who have taken loan that they will sell their paddy only to him। तो ये क्या करता है, अपना एजेंट एक उसने रखा हुआ है, तो ये जाता है एजेंट और उन किसानों को याद दिलाता है कि देखो तुमने इस व्यापारी से, इस साहूकार से तुमने लोन लिया था, तो तुमको इसको अपना जो अनाज है, अपना धान है, इस सस्ते में बेचना होगा। मुझे अपने खेत से करीब 60 बोरी धान मिला। इसको ये तो मुझे कुछ तो इसमें बिक जाएगा, मुझे लोन पटाने में बिक जाएगा, बाकी सब कुछ में आ जाएगा, मेरे खाने में यूज हो जाएगा घर में। बट वट एवर आई हैव, लेकिन जो भी है हमारे पास घर चलाने के लिए, वो केवल 8 महीने ही चल पाएगा, इसलिए मुझे कुछ पैसे भी कमाने पड़ेंगे। तो फिर मैं रामलिंगम की राइस मिल में काम करूँगा। यहाँ पे मैं दूसरे किसानों के साथ उसकी मदद करूँगा और उसके घर में क्या करूँगा, पैडी लेकर आऊँगा, ठीक है। और दूसरे दूसरे विलेजेस, जो दूसरे पड़ोसी गांव के जो किसान हैं, उनकी भी मैं मदद करूँगा। मेरे पास एक हाइब्रिड काऊ है। हाइब्रिड काऊ तो आप समझ रहे होंगे कि आजकल देसी काऊ जो नहीं चलती, 2 तरह की जीन्स होते हैं इसमें, ये दूध ज़्यादा देती हैं। तो ऐसी गाय है जो ज़्यादा दूध देती है, तो उसका दूध मैं लोकल मिल्क कोऑपरेटिव जब में जाके बेच देता हूँ। इस तरह से मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिल जाता है, जो कि मुझे थोड़ी बहुत रोज़ की जो ज़रूरतें हैं वो मेरी ऐसे पूरी हो जाती हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा, कई बार ऐसा क्या होता है कि जैसे सेकर के जैसे जो किसान होते हैं छोटे मोटे, तो इनको कई बार पैसे उधार लेने की ज़रूरत पड़ जाती है।
खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड वगैरह खरीदने के लिए। तो ये पैसे किससे उधार लेते हैं? साहूकारों से। और अगर मान लो कई बार बीज अच्छे नहीं रहे, अच्छी क्वालिटी के नहीं रहे, या फिर कि पेस्ट अटैक हो गया, या फिर कुछ और वजह से उनकी जो क्रॉप है, उनकी जो फसल है, वो कई बार खराब भी हो जाती है पूरी तरीके से, तो उनको बड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता है अगर बारिश वगैरह नहीं हुई। तो जब ऐसा हो जाता है तो जो किसान होते हैं वो अपना लोन नहीं चुका पाते, और उनको खुद के लिए भी खाना नहीं होता, तो उनको खुद कुछ और उसके बाद उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है। और फिर धीरे-धीरे करके ये लोन इतना बड़ा हो जाता है, तो चाहे वो इतना ज़्यादा हो जाता है, चाहे जितना वो कमाई कर लें, वो उस लोन को चुका नहीं पाते। तो इस तरह से वो एकदम फँस जाते हैं। तो आप देखे होंगे, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई किसानों के बीच में, और इसकी वजह से बहुत सारे किसान सुसाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये देखिए पेज नंबर 71 में एक ट्रांसप्लांटेड पैडी ग्रो एक खेत है। यहाँ पे देखिए पूरे खेत में सिर्फ धान ही लगाई गई है, करीबन 20 एकड़ के खेत में। ये रामलिंगम का खेत है, ठीक है, जहाँ पे थुलासी और जैसे ही लेबर्स काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रामलिंगम और करुथम्मा के बारे में। रामलिंगम जिसका खेत है, जिसमें थुलासी काम करती है, और करुथम्मा रामलिंगम की पत्नी। देखो, रामलिंगम के पास 20 एकड़ की तो ज़मीन है ही, साथ ही साथ उसके पास एक राइस मिल भी है, एक खाद बीज की दुकान भी है। तो क्या होता है, फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो borrowed फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। अब इन्होंने राइस मिल कैसे लगाई? इन्हें या तो खुद से थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने राइस मिल में लगाया बनाने के लिए, और उन्हें कुछ गवर्नमेंट बैंक से लोन लिया। They buy paddy from within the village and from surrounding village. The rice that is produced in the mill is sold to traders in nearby towns. This gives them a substantial income. अब क्या होता है, ये लोग गांव वालों से ही अपना भी कुछ अपने खेतों से जो कुछ हो गया धान, साथ में दूसरे गांव वालों से या अपने गांव वालों से उन्होंने और धान खरीद ली, फिर उससे जो उनको चावल मिला तो उसको वो जो शहर में जो व्यापारी हैं उनको बेच देते हैं। इससे इन्हें काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है रामलिंगम को। अब देखिए यहाँ पे एक 72 पेज में टेरेस फार्मिंग दिया गया है। नागालैंड में टेरेस फार्मिंग होती है। तो ये जो इस पिक्चर दी हुई है टेरेस फार्मिंग की, दिस इज अ विलेज कॉल्ड सीजामी विच इज इन फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। तो ये एक सीजामी गांव है जो कि फेक डिस्ट्रिक्ट में है नागालैंड में। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, शाखेसांग कम्युनिटी के। ये शाखेसांग कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, ये टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, ये इस टाइप की खेती करते हैं, उसे हम टेरेस कल्टीवेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पहाड़ ले लिए, और जो पहाड़ की जो स्लोप है, जो ढलान है, वो उसमें उस फ्लैट प्लॉट बना देते हैं, उसकी ज़मीन को सीढ़ियों जैसा बना देते हैं। ठीक है, और वो सीढ़ियाँ जो होती हैं काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, तो इन्हीं को हम लोग टेरेस बोलते हैं। और जो साइड्स होती हैं हर एक टेरेस की, हर एक स्टेप की, उसको थोड़ा थोड़ा उठा दिया जाता है ताकि पानी उसमें से बह के नीचे ना चला जाए और खेत में ही रहे। तो इससे क्या होता है, खेती काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ऊपर वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, और वहीं पे वो सारे पानी को रोक लेते हैं, सिंचाई भी करने की ज़रूरत नहीं, और वहाँ पे वो बहुत अच्छे से धान की खेती कर लेते हैं। जो यहाँ के लोग होते हैं, शिजामी जो कम्युनिटी के जो लोग, शिजामी गाँव के जो लोग होते हैं, ये इनके पास सबके पास अपने खेत होते हैं, और ये साथ में साथ अपने खेतों में तो काम करते ही हैं, ये दूसरों के खेतों में भी साथ मिलकर काम करते हैं। ये क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं 6 और 8 लोगों का, और पूरी एक माउंटेन की साइड ले लेते हैं। माउंटेन का एक पूरा पूरा एक साइड ले लिया उन्होंने, और उन्होंने उस पे झाड़ झंकड़ वगैरह साफ कर दिए, और फिर उसमें खेत बना लिए। ये सभी ग्रुप जो हैं एक साथ ही खाते हैं जब उनका काम खत्म हो जाता है। तो जब तक उनका काम नहीं खत्म हो जाता तब तक वो ये काम करते रहते हैं। एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। अब हम जो भूमिहीन
जो मज़दूर होते हैं, जो सिर्फ़ खेती का काम करते हैं दूसरों की ज़मीन पे, और फार्मर्स, इनके बारे में, और जो किसान जिनके पास भूमि है, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। In Kalpattu village, there are agricultural laborers like Tulasi and many small farmers like Sikar and big farmers like Ramalingam. In India, nearly 2 out of every 5 rural families are of agricultural labor families. All of them depend on the work they do on other people's field to earn a living. Many of them are landless and others may own very small plots of land. कलपट्टू में हमने देखा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, थुलासी जैसे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, सेकर जैसे, और बड़े फार्मर्स रामलिंगम जैसे भी हैं। भारत में करीब 5 में से 2 जो रूरल गांव की फैमिलीज हैं वो केवल मजदूर हैं। ये पूरी तरह डिपेंड होते हैं दूसरों के खेतों पे काम करके, ठीक है, वो उनको वहीं से पैसा थोड़ा बहुत मिलता है। बहुत सारे इनमें से भूमिहीन है, और अगर थोड़ी बहुत किसी के पास जमीन है भी तो वो काफी कम है। अगर इस केस में मान लो शेखर जैसे, तो शेखर के पास थोड़ी ज़मीन है भी, लेकिन उसको भी क्या करना पड़ता है, बाद में उसको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, अलग से उसको भी काम करना पड़ता है। जैसे दूध वगैरह, उसके पास गाय है तो दूध बेच के भी उसे थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। इंडिया में 80% फार्मर जो है वो कम भूमि वाले हैं, ठीक है, और केवल जो 20% है फार्मर, वो केवल रामलिंगम जैसे हैं। ये बड़े किसान जो होते हैं, ये इन्हीं का जो गांव में ज़्यादातर भूमि इन्हीं लोगों की होती है। A large part of their produce is sold in the market. Many of them have started out business such as shop, money lending, trading and small factory. तो ज़्यादातर लोगों के पास जो मतलब ज़्यादातर भूमि जो होती है वो कुछ ही किसानों के पास होती है गांव में, और फिर वो क्या करते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो ये अलग से बिजनेस भी चालू कर देते हैं, जैसे दुकान खोल देते हैं, साहूकार बन जाते हैं, व्यापारी बन जाते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रीज लगा देते हैं। We have looked at farming in Kalpattu. Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. देखा हमने फार्मिंग के बारे में, तो देख लिया हमने कलपट्टू गांव में। अब इसके अलावा, फार्मिंग के अलावा, खेती के अलावा, वहाँ के लोग, गांव के लोग और क्या काम करते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, जानवर भी पालते हैं, जो उनसे दूध वगैरह मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मछली पकड़ते हैं। For example, in some villages in central India, both farming and collection from the forest are important sources of livelihood. Collecting mahua, tendu leaf, honey to be sold to the trader is an important source of additional इनकम। अब ये तो हमने साउथ इंडिया की बात की, लेकिन सेंट्रल इंडिया में जो खेती करना और जंगलों से इम्पॉर्टेंट चीज़ें इकट्ठा करना, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे जंगलों से वो क्या इकट्ठा करते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह में महुआ, तेंदू के पत्ते, शहद, फिर ये सब बेच देते हैं वो व्यापारियों को, और इनसे उनको थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। और साथ ही साथ वो दूध को भी बेचते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है, इनसे उनको थोड़ी बहुत और इनकम हो जाती है। और कोस्टल एरियाज हैं जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पे लोग, किसान जो हैं वो साथ में खेती के अलावा फिशिंग भी करते हैं। अब चलिए हम लोग फिशिंग के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अरुणा और पारिलेवन की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो कहाँ रहते हैं, पुडुपेट में रहते हैं, जो कलपट्टू के पास में ही एक विलेज है, जो कि कोस्टल में है, मतलब कोस्टल एरिया में, मतलब समुद्र के किनारे है। अब हम पढ़ेंगे अरुणा और पारिवेलन के बारे में। नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज द विलेज ऑफ पुडुपेट। यहाँ से कलपट्टू के थोड़ी दूर में एक विलेज है पुडुपेट। यहाँ के लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं। इनके जो घर होते हैं वो समुद्र के पास में ही होते हैं। एंड वन फाइन रोज ऑफ कैटामारन एंड नेट लाइंग अराउंड। तो अगर आप इनके घर के आसपास देखेंगे तो इनके घर के आसपास जो जाल है वो मछली के जाल वगैरह ये सब पड़े दिखाई देंगे, और छोटी छोटी नाव पड़े दिखाई देंगी। करीबन सुबह सुबह 7 बजे समुद्र के ये लोग, समुद्र के पास ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी छोटी नावों के साथ ये चल देते हैं। मतलब सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। ये जो इस टाइम सुबह सुबह ये लोग आते हैं अपनी नाव के साथ, और जो उन्होंने ये सब मछलियाँ वगैरह पकड़ी थी ये सब लेकर आते हैं। उनकी जो औरतें रहती हैं ये सब उनसे सामान ले लेती हैं, और फिर शहर में जाके ये मछलियाँ बेच आती हैं।
मेरे हस्बैंड पारीवेलान मेरा हस्बैंड, अब ये क्या बता रही, अरुणा बता रही है। तो जो मेरा हस्बैंड है पारीवेलान, मेरा भाई, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे देवर जेठ कोई भी, ये आज बहुत लेट लौटे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। ये सब के सब गए थे एक साथ समुद्र में, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें एक तूफान में वो फंस गए थे। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर माई फैमिली, आई विल ऑक्शन द रेस्ट। तब उसने बताया कि मेरे पति और सब लोग जो भाई लोग हैं, ब्रदर इन लॉ, ये सब कुछ जो मछली पकड़ कर ले आए थे, इसमें से मैंने कुछ अपने परिवार के लिए रख ली है और बाकी सब मैं बाजार में जाके बेच दूंगी। The money I get from auction will divide into 4 shares, one each for each person who went fishing, and the fourth one is for equipment. तो जो भी मैं पैसा मुझे मिलेगा, इसका 4 शेयर होगा। तो इसमें जो जो 3 जन गए थे, मेरा पति को 1 शेयर मिलेगा इस पैसे से, 1 शेयर मेरे ब्रदर इन लॉ को और 1 शेयर मेरे भाई को, और जो चौथा शेयर होगा इससे हम लोग मछली पकड़ने के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब खरीदेंगे। Since we own the catamaran engine and nets, we get that share too. We have, तो अब चूंकि सारा सामान जो है वो सब हमारा ही है मछली पकड़ने वाला, इसलिए उसका वो जो शेयर होगा वो हमें ही मिलेगा। We have taken a loan from bank and purchased an engine which is fixed to the catamaran. Now they can go far into the sea so that they can get a better catch. अब क्या किया हमने, एक इंजन खरीदा जो हमने अपनी नाव में लगा दिया, और इससे अब हम क्या कर सकते हैं, अब समुद्र में हम लोग दूर तक मछली पकड़ने जा सकते हैं। जो यहाँ पे औरतें जो फिश खरीदती हैं वो अपने साथ बास्केट भी लेकर आती हैं जो पास के गांव में ही बिकती है। फिर यहाँ पे और ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो then there are others like traders who buy for the shop in the town. I will only finish this auction by noon. ठीक है, तो ये सब मैं सामान वगैरह बेच के दोपहर तक में आ जाऊंगी। मेरी शाम को मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेटिव्स और वो सब अपने जो नेट है उसको साफ सफाई करेंगे, उसको सुधारेंगे। फिर अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू सी अगेन, और फिर ये 2 बजे करीब सुबह सुबह ही समुद्र में निकल जाएंगे मछली पकड़ने के लिए। एवरी ईयर फॉर at least about 4 months during the monsoon, they cannot go to the sea because this is when the fish breed. During these months, we survive by borrowing from the trader. Because of this, later on, we are forced to sell fish to that trader and cannot do our auction. Those lean months are the most difficult. Last year, we suffered a lot because of the tsunami. तो ये लोग सुबह 2 बजे चल देते हैं मछली पकड़ने, लेकिन ये लोग करीबन 4 महीने मानसून के सीज़न में ये लोग मछली नहीं पकड़ते, क्योंकि इस समय क्या होता है, मछलियाँ बच्चे देती हैं, ठीक है, ब्रीड करती हैं। तो इस समय हमारा काम कैसे चलता है, इस समय हम लोगों को भी व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है, और फिर हमको जब ये मानसून का सीज़न चला जाता है तो जो हम लोग मछली पकड़ के आते हैं, तो जिसे हमने उधार लिया है उसी व्यापारी को हमको उसे सस्ते में मछलियाँ बेचना पड़ता है। हम लोग खुद से अपना दुकान नहीं लगा सकते। तो ये जो 4 महीने होते हैं ये बड़े ही कठिन होते हैं हमारे लिए, और पिछला साल तो बहुत ही कठिन था, दुख भरा था हमारे लिए, क्योंकि पिछले साल सुनामी आ गई थी। रूरल लिवलीहुड्स, पीपल in rural areas earn their living in various ways. Some work on farms while others earn their living on non-farm activities. Working on farms involve operations such as preparing the land, sowing, weeding and harvesting of crop. अभी हम लोग ने देखा कि लोग गांव में कैसा काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कुछ खेतों में काम करते हैं, कुछ बिना खेती वाले काम करते हैं। अब जो लोग खेती में काम करते हैं वो क्या काम करते हैं, जो खेत की जुताई बुवाई, फिर उसमें से जो झाड़ है मतलब वीड्स हैं उनको निकालना, फिर अंत में खेत को फसलों को काट लेना। We depend on nature for the growth of these crops and life revolves around certain season. अब जो ये जो खेती होती है ये प्रकृति पर तो बहुत डिपेंड होती है, कभी ओला गिर गया, कभी नहीं गिरा, कभी अच्छी बारिश हुई, कभी नहीं हुई, तो कभी पानी मिल गया, कभी नहीं मिल पाया, तो कभी अच्छी खेती हुई, कभी नहीं हुई। तो ये सब नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो हमारी जो इन लोगों की जीवन होता है, खेती वालों का जीवन होता है, वो
सीजन के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड होता है। पीपल आर बिजी डूइंग sowing and harvesting and less so at other times. Rural people in different region of the country grow different crop. However, we do find similarities in their life situation and the problem they face. तो यहाँ के गांव के लोग जो खेती करते हैं वो बिजी रहते हैं ज़्यादातर टाइम। किसका बिजी होते हैं? जब बुवाई का सीज़न होता है या फिर कटाई का सीज़न होता है। अब बाकी टाइम ये उतने बिजी नहीं होते। और गांव के जो लोग होते हैं वो तरह तरह के अलग अलग हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि उनके जो जीवन होता है कहीं ना कहीं उनका एक ही जैसा। उनको कई बार डिफ़िकल्टीज जैसे ट्रेड व्यापारियों को ही अपना सामान बेचना, उनसे पैसे लेना, तो ये सब सिमिलरिटीज़ उनके जीवन में वो कहीं भी हों भारत के क्षेत्र में उनको ये दिक्कतें आती ही हैं। How people are able to survive or earn will depend upon the land that they cultivate. Many depend on these land for work as laborers. Most farmers grow crop both for their own requirement and also to sell in the market. Some have to sell to traders from whom they have borrowed money. For their survival, many families need to borrow money for their work or when no work is available. There are some families in rural areas which thrive on large acre of land, business and other activities. However, most small farmers, agricultural laborers, fishing families, craftsmen in the village do not find enough work to keep them employed throughout the year. तो देखा आप लोगों ने, गांव में लोग, बहुत सारे लोग खेतों में काम करते हैं। खेतों में काम करने वाले लोग भी अधिकतर जो होते हैं उनके पास भूमि नहीं होती है, ये केवल भूमिहीन मजदूर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत भूमि होती है, शेखर जैसे, और कुछ कुछ रामलिंगम जैसे बहुत बड़ी भूमि के मालिक होते हैं। तो ये ऐसे जो होते हैं वो कम ही होते हैं ऐसे किसान। और इसके अलावा फिशिंग भी की जाती है, जंगलों से सामान इकट्ठा किया जाता है, बास्केट्स वगैरह बनाई जाती हैं, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, दूध का काम होता है, डेयरी का काम होता है, राइस मिल्स वगैरह होती हैं कि बड़े बड़े किसान जो होते हैं वो अपनी दुकान भी खोल लेते हैं। राइस मिल जैसे उन्होंने फैक्ट्री लगा ली और फिर वो व्यापारी भी बन जाते हैं, साहूकार भी हो जाते हैं। तो और साथ ही साथ क्या होता है, ये जो छोटे किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, इनको साल भर काम भी नहीं मिलता है, तो उनको किसी एक से बंध के रहना पड़ता है, भले ही वो कम पैसा दे। तो ये सारी दिक्कतें हमें आती हैं। गाँव में हमने देखा है, जीवन यापन में हमें ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो ठीक है बच्चों, आप सबको ये तो समझ में आया ही होगा। ये सारा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, लाइन वाइज हर एक लाइन का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। तो आप लोग अपनी मेरे चैनल को इजी एनसीईआरटी को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ऐसे ही आपको सब्सक्राइब करेंगे, मैं आप ऐसे ही मोटिवेट होती जाऊंगी और मैं आपको और अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियोस देती जाऊंगी। पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।